रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक चीज तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि तुम में से बथेड़ों में ये चीज कंफ्यूजन है कि फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस बेसिस पे दिया जाता है और यूईफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस बेसिस पर थमाया जाता है। तो पहले समझो कि आखिर दोनों अवार्ड के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है उस बेसिस पर कि आपने कितने ज्यादा की मोमेंट्स क्रिएट करे हैं एज अ प्लेयर ऑन द फील्ड, और यूईफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है उस बेसिस पर कि आपने कितने ज्यादा की मोमेंट्स में स्टेप अप करा है और कितने ज्यादा गोल स्कोर करे हैं। मिसाल के तौर पर एक गोल के बारे में बात कर लेते हैं जो क्रूज और विनीशियस ने मिलकर मारी थी अगेंस्ट यूवेंटस अभी कुछ दिनों पहले, जो फ्रेंडली हुई थी उसमें। तो अगर उस स्पेसिफिक गोल की हम लोग बात करें तो जो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड होगी ना, वो मिलेगी क्रूज को, क्योंकि उसने जो मोमेंट क्रिएट करा था वो मैजिकल मोमेंट था, जो थ्रू बॉल निकाली थी पूरी यूवेंटस के डिफेंस लाइन के बीच से। एंड यूईफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो होगी वो मिलेगी विनीशियस को, क्योंकि उसने वो चांस को कन्वर्ट करा और गोल स्कोर करा। अब समझ में आया क्यों मैंने बोला था कि विनीशियस और एम्बापे का बेटर चांस था रादर देन केडीबी और हालैंड। देखो, एक और मैं तुम्हें स्टैट शेयर कर देता हूं पिछले सीजन की। केडीबी एंड हालैंड, ये दोनों की जोड़ी ने, मानकर चलते हैं हम लोग कि 10 मैचेस में इन लोगों ने अपीयरेंस डाली, तो 10 मैच के अपीयरेंस में इन्होंने 8 की मोमेंट्स क्रिएट करे एंड उन 8 की मोमेंट्स में से मात्र 2 की मोमेंट्स में इन्होंने गोल स्कोर करा है। यही स्पेसिफिक रीजन है कि हालैंड बहुत सारे की मैचेस में घोस्टेड हो गया था। ऑन द अदर हैंड, हम लोग अगर विनीशियस और एम्बापे की बात करें तो मिसाल के तौर पर अगर वो 10 मैचेस खेल रहे हैं तो उन 10 मैचेस में अगर उन्होंने 8 की मोमेंट्स निकाले हैं ना, तो उन 8 की मोमेंट्स में से उन्होंने 6 गोल स्कोर करे थे। भले ही गोल्स कम थे, बट की मोमेंट्स और की मोमेंट्स में स्टेप अप करना विनीशियस और एम्बापे का ज्यादा था एज कंपेयर टू हालैंड एंड केडीबी। इसलिए मैंने कहा था कि विनीशियस और एम्बापे डेफिनेटली एक अपर रैंक डिजर्व करते थे कल की लिस्ट में। खैर, मेरा काम है सिर्फ तुम्हारे सामने स्टैट्स रखना और तुम डिसीजन लेते हो, तुम आखिर करता धरता हो किसी भी चीज के। मेरा धंधा जो है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने स्टैट्स रखने को मजबूर करता है। खैर, हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय सगी साइनिंग इन। और यार, सॉरी फॉर इतना लेट इंट्रोडक्शन, बट ये चीज मुझे लगता है कि तुम्हें बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, कंसीडरिंग द फैक्ट कि कल बहुत ज्यादा लोग ये समझ रहे थे कि यूईफा की जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो शायद गलत दी गई है, या फिर उनकी नॉमिनीज बहुत ज्यादा ही ओवर अचीविंग या फिर कुछ ज्यादा ही हेडेक वाली कहानी थी। तो मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर करना ज्यादा जरूरी था। खैर, इसी से ज्यादा बनाता है इसके सबसे पहले अपडेट पर, जो कि है अल नसर को लेकर। और सरप्राइजिंगली, नॉट सो सरप्राइजिंगली, अल नसर तवा से हार चुकी है। क्या जमाना आ गया, साला तवा कड़ाई से हारना पड़ रहा है। खैर, अल नसर ने अपनी जो सीजन की शुरुआत है वो ऑलरेडी ही इतने डाउन से शुरू करी है कि इससे ज्यादा डाउन हो जा ही नहीं सकते। साले शुतुरमुर्ग बने हुए, मुंडी इनकी जमीन के नीचे घुसी पड़ी है और निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। मतलब तुम सोचो कि कल के मैच में हमने टॉप 5 प्लेयर्स को देखा था। रोनाल्डो की एक्चुअली परफॉर्मेंस कल अच्छी थी, लेकिन साला रोनाल्डो को बॉल कोई खिलाने वाला भी तो रहे। खैर, 5 जो प्लेयर हमने जो लिस्ट निकाली थी, रोनाल्डो को छोड़कर बाकी सबके परफॉर्मेंस डाउनग्रेडेड तो शायद लो स्टेटमेंट हो जाएगी। मतलब नीचे बिल्कुल ही जमीन खोद कर गड्ढे में घुस गया, बिल्कुल ये वाली कहानी हुई है कल अल नसर के साथ। अगर थोड़ा सा पर्सनल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सादियो माने विंग पर दौड़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जो एबिलिटी है, जो रन अप लेने की एबिलिटी है, जो स्पीड है, जो उसकी इंपल्सिवनेस है, वो एक्चुअली कल दिख रही थी। बट द थिंग इज, बॉल कोई खिलाने वाला तो हो मिडफील्ड से। कल ब्रोजोविच और सेको फोफाना दोनों की ही बहुत ओवररेटेड परफॉर्मेंस आई है। और ये घिसलैन भाई, इसको मैं घिस दूंगा किसी दिन सही में। क्या कर रहा है यार, लेफ्ट विंग पे लेफ्ट बैक बनना है तुझे, घूम रहा है अलग ही डायमेंशन में घूम रहा है। और सेम काम भाई टलिस्का तो यार सर पर नारियल वारियल गिरा था क्या इसके कभी? मतलब समझो, पूरी टीम ईरघाट, ये चल रहा है बीरघाट। मतलब तुम कह दो कि पूरी टीम अगर लेफ्ट में भाग रही है ना, अकेला टलिस्का है जो राइट में कूद रहा है, राइट के कोना में घुसा पड़ा है। अलग ही डायमेंशन चल रहा है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। कभी बीच में घुसता है, कभी सेंटर में जा रहा है, कभी रोनाल्डो का बगल में आके खड़ा हो जा रहा है, कभी मिडफील्ड में घुस जा रहा है। करना क्या चाह रहा है टलिस्का? और ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कल लग रही थी भाई। टलिस्का सेंटर में, रोनाल्डो राइट विंग पे घुस रहा है, सादियो माने लेफ्ट पे घुस रहा है। क्या करवाना चाह रहे हो कास्ट्रो सर इस पूरी टीम के साथ? कुछ स्टेटमेंट तो बताओ, कुछ फिक्स तो बताओ कि क्या करवाना चाह रहे हो। अगर ऐसे ही चलते रहा ना, अल हिलाल मार के चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। खैर, कर ऋतिक रोशन लीग का सबसे पहला मैच था हमारा एट द होम, एंड अपने पहले ही मैच में
एट द होम अल नसर तवा कड़ाई से 2-0 से हार गई। खैर इस टीम के बारे में क्या ही बोलेंगे, अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, नहीं अच्छा करते तो ये परफॉर्मेंस आती है। खैर इस अल तवा के अगेंस्ट अल नसर के परफॉर्मेंस पर तुम्हारा क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ अपन आते हैं आज के दूसरे मैच पर, जो कि हुई बायर्न वर्सेस वर्डर ब्रेमेन के बीच में। और एक चीज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि बायर्न पे और थॉमस टुकल पे, और स्पेशली अगर मैं कोट करूं तो हैरी केन पर इस परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। अभी थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं कि क्या हुआ आखिर कल के मैच में और किस तरीके से बायर्न म्यूनिख और हैरी केन अपने जितने भी उम्मीद थे उस पर 100% खड़े उतरे हैं कल के मैच में। अब कल के मैच की बात करें तो कल शुरू से ही पहले मिनट से ही बायर्न म्यूनिख चढ़ी हुई दिख रही थी वर्डर ब्रेमेन पे, और ब्रेमेन को लिटरली ठोक दिया इन्होंने। 4 मिनट में जो गोल मारा है हैरी केन ने, और उसके बाद जो उसने असिस्ट डाली है, माइंड ब्लोइंग भाई, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस कल हैरी केन की। और तुम जानते हो क्या, ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी ना जो बहुत लोगों को एक्सपेक्टेड भी थी और वो चाहते भी थे कि हैरी केन अपने पहले मैच में पहला ऐसा स्कोर करे। बिकॉज द थिंग इज, जब हैरी केन आया ना टॉटनहम से, तो मैं एक चीज बता देता हूं कि टॉटनहम की जो उसकी जो सबसे बड़ी कर्स है कि हैरी केन जब तक टॉटनहम में है, टॉटनहम एक भी कप नहीं जीत सकती है। ये साले टॉटनहम वाले मानते हैं, भले ही उनसे झांट कुछ नहीं उखड़ता है, लेकिन ये फिर भी हैरी केन को दोष देते थे आज तक कि भैया टॉटनहम का हारने का कारण हैरी केन ही है। निकल गया ना हैरी केन, अभी देखता हूं कितना इस सीजन में उखाड़ पाते हो, क्या उखाड़ पाते हो तुम। खैर अगर हैरी केन की बात करें तो बायर्न म्यूनिख में आने के बाद तो उस पर प्रेशर था कि आपको स्टेप अप करना पड़ेगा एज अ 9 नंबर। बिकॉज बायर्न म्यूनिख का जो हैरी केन को लाने का रीजन था वो सोनली सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर डिपेंड करता था। बिकॉज तुम्हें पता है कि बायर्न म्यूनिख अभी तक चोपो-मोटिंग पर भरोसा कर रही थी, एंड द थिंग इज इस सीजन अगेन बायर्न म्यूनिख अपने ट्रांजिशन फेज में जाकर और चोपो-मोटिंग पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उनका हैरी केन को एज अ 9 नंबर लाना और एज अ लेवेंडोव्स्की रिप्लेसमेंट लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड उससे ज्यादा जरूरी था हैरी केन का उस पोजीशन पर स्टेप अप करना, जो कि हुई, जो कि हमने देखी भी। एंड द थिंग इज, मुझे ऐसा बिलीव है कि टुकल के इस शतरंज के गेम में हैरी केन उसका डेफिनेट रानी बन सकता है। खैर इस मैच को लेकर तुम्हारा क्या मानना था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हैरी केन को लेकर तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर इसी के साथ अपन आते हैं अगले अपडेट पर, जो कि है थोड़ी सी सट्टेबाजी को लेकर। नहीं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। लुकास पाकीता की परिवार, जो खानदान जो है, उनको रंगे हाथों पकड़ लिया गया है सट्टा खेलते हुए। इसका रीजन मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज प्लेयर का सट्टा खेलना समझ में आता है, ठीक है, उसका जो ऑल्ट्राज होता है उसका सट्टा खेलना समझ में आता है। छोड़ो साला मैनेजर का सट्टा खेलना एक बार को समझ में भी आता है, उसका खानदान क्या कर रहा है सट्टा खेल के, और वो भी सिर्फ और सिर्फ है कि येलो कार्ड के ऊपर सट्टा खेला जा रहा है। तुम सोचो 3 डिजिट की, अभी तो डिजिट मतलब कितनी अमाउंट की खेली गई थी वो तो अभी क्लियर आउट नहीं हुई है, बस उसका खानदान लड़ रहा है, भिड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ इतना के लिए कि लुकास पाकीता एक येलो कार्ड ले जाए। अब ये पूरी कहानी कहां से शुरू हुई, देखो ये कहानी एक्चुअली शुरू हुई है इस बात से कि लुकास पाकीता को एक येलो कार्ड लेना था इन द मैच बिटवीन वेस्ट हैम वर्सेस साउथहैम्पटन। अब ऐसे में जबरदस्ती पाकीता ने, उस दिन मुझे भी लगा था कि ये जबरदस्ती का अटैक क्यों करा, बट स्टिल खैर अपन ने तो मान लिया क्योंकि तुम जानते हो अपन कितना ज्यादा फ्री फ्लोइंग है। बट द थिंग इज, लुकास पाकीता ने एक एक्चुअल, तुम कह सकते हो कि एक थ्रेट पोजेस करी थी एंड थ्रेटनिंग एक अटैक मारी थी प्लेयर्स पे, जिसके कारण उसको एक येलो कार्ड देखने को मिला था। अब वहां से कहानी शुरू होती है कि लुकास पाकीता की जो खानदान था उसने इस चीज पर बैटिंग करी थी कि उसको येलो कार्ड मिलेगा या नहीं। अब ऐसे में लुकास पाकीता का येलो कार्ड मिलना उनको डेफिनेट एक, तुम कह सकते हो कि बेनिफिट था। अब ये चीज एफए इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या लुकास पाकीता इसमें इन्वॉल्व था, क्या उसको पता था पहले से या फिर उसको नहीं पता था, उसके पीठ पीछे खानदान वालों ने उसकी गुद्दी में चक्कू ना पाए। तो ऐसे में अब अगर लुकास पाकीता अब इस चीज में इन्वॉल्व होता है और गिल्टी पाया जाता है तो उसकी जो मैन सिटी की जो अभी जो डील चल रही है उसको खारिज कर दिया जाएगा एंड लुकास पाकीता वेस्ट हैम को भी छोड़ देगा। अभी तक तो यही न्यूज है। एंड द थिंग इज, मैन सिटी अभी लुकास पाकीता में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी और 90 मिलियन वेस्ट हैम के टेबल पर पटक दिए थे पाकीता को साइन करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है खुद में ही। एंड वेस्ट हैम ने उस डील को एक्सेप्ट भी कर लिया था। बट अभी ये जो गैम्बलिंग वाली कहानी हुई है, इस चीज को लेकर अभी ये जो मुद्दा है ये आधार में लटका पड़ा है। अब देखो इसके आगे क्या डिसीजन आती है एफए की एंड क्या डिसीजन लेती है मैन सिटी। अब मैन सिटी और एफए के हाथ में ही पाकीता की पूरी जिंदगी पड़ी है और ऐसे गिरेगी रेत की तरह। अगर कुछ भी गलती
यहां समझ में आती है। तो खैर इसी के साथ अपन आते हैं अगले अपडेट पर, जो कि है रियल मैड्रिड को लेकर। और मुझे लगता है कभी कभी ये रियल मैड्रिड की जो ट्रांसफर मार्केट स्ट्रेटेजी है ना, ये गांजा वाजा मार के कुछ बनाई जाती है। भाई रियल मैड्रिड अभी इंटरेस्टेड नजर आ रही है लुकाकू में। हाँ तुमने सही सुना, लुकाकू में, अपने लकाका भैया में इंटरेस्टेड नजर आ रही है रियल मैड्रिड। अब थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। देखो रियल मैड्रिड डेफिनेटली अपने को 9 नंबर को ढूंढ रही है। अभी भी करेंटली सिचुएशन को अगर नापा जाए तो जोसेलू हमारे पास है, ब्राहिम डियाज हमारे पास है, विनीसियस रोड्रिगो तो खेल ही रहे हैं। तो ऐसे में एक 9 नंबर रियल मैड्रिड चाहती है। अब ये एलीट 9 नंबर, जो सो कॉल्ड एलीट 9 नंबर्स थे जैसे डुसान लाओविच, एम्बापे, ये सब को छोड़ छाड़ कर पीछे पड़ी है लुकाकू के, जिसको लिटरली अभी चेल्सी बाहर फेंकना चाहती है किसी भी हद तक लगा के। अब ऐसे में रियल मैड्रिड क्या सच में पीछे पड़ी है लुकाकू के, या फिर सिर्फ और सिर्फ गांजा मार के ये सब डिसीजन बनाया जा रहा है? बट द थिंग इज, एक चीज समझो कि कल लुकाकू के जो ऑन्ट्रास था उसने रियल मैड्रिड को लुकाकू को ऑफर करा है। अब लुकाकू डेफिनेटली रियल मैड्रिड की अगर तुम बात करोगे तो वो अभी एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए लुकाकू को, बिकॉज मुझे नहीं बर्दाश्त होगा भाई कि लुकाकू हमारे बॉक्स के आगे खड़ा हो जाए, सामने वाले से टीम से डिफेंड कर ले। वो हमसे बर्दाश्त नहीं होने वाला। द थिंग इज, लुकाकू को फूंक दिया जाएगा बाय रियल मैड्रिड फैंस अगर ये गलती कर भी दी उसने रियल मैड्रिड में आकर। तो द थिंग इज, कश्ती जो बाद में डूबे उससे अच्छा लेकर ही मत जाओ ना, पता है जब उसमें की छेद है। तो ऐसे में लुकाकू को साइन करना अभी रियल मैड्रिड के लिए डेफिनेटली एक बहुत गलत ऑप्शन साबित हो जाएगा। खैर क्या होता है वो तो देखने वाली कहानी होगी, बिकॉज फ्लोरेंटिनो पेरेस का मुझे तो कुछ आता पता नहीं होता है। वो डिसीजन लेते हैं 24 घंटे में, हमें बस बता दिया जाता है कि हाँ ये चीज हुआ है, अब इसको एक्सेप्ट कर लो। क्या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और टॉपिक पर। साइनिंग आउट।